अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे. सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन टू द टेस्ट नंबर 10 ऑफ योर SCC फेज सेकंड. तो बच्चों इस पेपर में जो क्वेश्चन थे वो रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से रखे गए थे. तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया था और हम इनको कैसे टैकल कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, ए लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I ऑन एन आइसोसेलेस प्रिज्म एंड डेविएशन इज मेजर्ड. बेसिकली डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ दिया गया है. It is found as shown below. The value of refractive index of the prism is, हमें बताना है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा. तो बच्चों ये क्वेश्चन हम दो तरह से कर सकते हैं. पहला तरीका ये है, हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ऑफ E प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ A बाई 2. ठीक है बच्चों. तो अब यहां पे डेल्टा मिनिमम, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन 60 डिग्री दिया गया है. डेल्टा मिनिमम इज 60 बट A नहीं पता है, तो A हम निकाल सकते हैं. वी ऑल्सो नो दैट डेल्टा मिनिमम जो होता है दैट इज 2i माइनस A के बराबर होता है. तो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन आपको यहां से देख सकते हैं 60 डिग्री दिया है. सो इट इज सिंपली 2 इंटू व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट टाइम 60. सो 2 इंटू 60 माइनस A. तो बच्चों यहां सॉल्व कर लेंगे. इट इज 120 माइनस 60. A का वैल्यू आएगा 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है. नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं दैट इज साइन ऑफ A is now 60. Angle of minimum deviation is also 60 degree. Divide by 2 whole divided by sine of 60 by 2. Right? तो बच्चों ये बन जाएगा 60 plus 60 is 120 by 2 that is 60, यानी sin 60 divided by नीचे आएगा sin 30. So sin 60 का वैल्यू हम जानते हैं √3/2 है. sin 30 का वैल्यू 1/2. 2 कैंसिल हुआ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3. यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन. लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. सर कौन सा तरीका? हम जानते हैं जब डिविएशन मिनिमम होता है उस टाइम पे ये वाला एंगल जो होता है, जब प्रिज्म में लाइट पास होती है तो हम जानते हैं जब डिविएशन मिनिमम होता है उस टाइम पे ये वाला R1 जो होता है, ये वाला एंगल, ये A/2 के बराबर होता है, यानी प्रिज्म एंगल का हाफ. प्रिज्म एंगल ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 60 डिग्री. तो ये वाला एंगल जो होगा बच्चों ये होगा 60 का हाफ यानी 30. फिर स्नेल्स लॉ लगाओ, म्यू निकलेगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया है 60 डिग्री. उस टाइम पे ये वाला एंगल जो होता है ये A/2 होता है जब डिविएशन मिनिमम हो और आइसोसेलेस से इक्विलैटरल प्रिज्म हो. तो ये एंगल 60 है तो ये होगा A का हाफ यानी 30 डिग्री. फिर यहां स्नेल्स लॉ लगाओ, यू विल गेट द आंसर. राइट. सो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली लेंस फॉर्मूला यूज करनी है, तो इसमें थोड़ा सा एरर है. तो ये वाला क्वेश्चन आपको बोनस मिलने वाला है बिकॉज यहां होना चाहिए 3/2, म्यू शुड बी 3/2, तब जाके आपके ऑप्शंस मैच हो जाते हैं. राइट. सो दिस इज द बोनस गिवन टू यू. Question number 3, a vessel of depth D is half filled with a liquid of refractive index μ1. आपके पास एक वेसल है, we have a vessel. तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल डेप्थ है इसकी D, टोटल डेप्थ है बच्चों D, राइट. सो टोटल डेप्थ है इसकी D के बराबर. अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ ऑफ द वेसल, हाफ जो है वेसल का हाफ यानी D/2 वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इट इज फिल्ड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1. यहाँ का पानी जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और दूसरे हाफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दिया गया है. ये डिस्टेंस भी D2 ही होगी. हमें बताना है एपरेंट डेप्थ क्या होगी जब हम ऊपर से देखेंगे. तो बच्चों एपरेंट डेप्थ जो हमारी होती है D' वी नो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन D/μ के बराबर. ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एपरेंट डेप्थ. म्यू ऑब्जर्वर यूजुअली ऊपर हवा में ऑब्जर्वर है तो म्यू ऑब्जर्वर हम लेते हैं 1 के बराबर लेंगे. सो एपरेंट डेप्थ जो हमारी होगी दैट इज समेशन D/μ. सो एपरेंट डेप्थ जो होगी दैट इज D1/μ1. D1 है बच्चों D/2 डिवाइड बाई μ1 प्लस D/2 डिवाइड बाई μ2. तो सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए. एपरेंट डेप्थ जो हमारी आएगी D/2 कॉमन निकलेगा, D/2 कॉमन निकलेगा आपका. तो बच्चों अंदर जो बचेगा इट इज 1/μ1 प्लस 1/μ2 के बराबर. सो एपरेंट डेप्थ जो होगी दैट इज सिंपली D/2 1/μ1 प्लस 1/μ2, यानी इट इज ऑप्शन नंबर 4 जो करेक्ट ऑप्शन आएगी. सो 4th ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. आपको बच्चों बेसिकली एपरेंट डेप्थ निकालनी थी. हम जानते हैं कि एपरेंट डेप्थ जो होती है दैट इज समेशन ऑफ रियल डेप्थ समेशन D/μ यानी D1/μ1. ठीक है. D1 है D/2 डिवाइड बाई μ1, D/2 divided by μ2. So you'll get the answer. What will be the height of image when an object of 2 mm is placed on the axis of a convex mirror at a distance of 20 cm of radius of curvature 40 cm?
तो बच्चों क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, यानी इसकी फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, राइट। हमें बताना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 20, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने रखा हुआ है। वी सिंपली हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। तो हम जानते हैं बच्चों ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है दैट इज f बाई f माइनस यू, यही चीज यहाँ पे यूज होगी। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो हमारा आएगा, व्हाट इज द फोकल लेंथ, इट इज 20 प्लस 20 बिकॉज कन्वेक्स मिरर है। दिस इज 20 माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो -20 है, ऑब्वियसली नेगेटिव लेते हैं। लाइट ऐसे आएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से होगी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी। सो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन खुद होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों 20 बाई 40, तो 0 0 गया, 2 1 जार 2 2 जार, यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सिंपली 1/2। नाउ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पुट कर लीजिए, 2 मिलीमीटर है, तो हाइट ऑफ इमेज आएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर है, डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर जो आएगा 1 मिलीमीटर आंसर आएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज जो है बच्चों वो 1 मिलीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट रे इंसिडेंट है 53 डिग्री एंगल में, फिर बेंड होगी 37 पे जा रही है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द रे टू क्रॉस द गिलास स्लैब। हमें बताना है रे को गिलास स्लैब क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस गिलास स्लैब में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी। हम जानते हैं लाइट की वेलोसिटी जो होती है वो c/μ होती है ना, किसी भी मीडियम में। तो पहले म्यू निकालना, म्यू कैसे निकलेगा, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। सो जब आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे आंसर आएगा 1 × sin 53 इज इक्वल टू म्यू इंटू sin 37, राइट। सो ये बच्चों आएगा 1 इंटू इट इज 4/5, दिस इज म्यू, sin 37 बच्चों 3/5 है, तो 5 गया, म्यू का वैल्यू जो आपका आया वो 4/3 आया। सो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया इस स्लैब का। अब इस स्लैब में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जो लाइट की होगी वो होगी c/μ के बराबर। ये आप जानते होंगे c का वैल्यू 3 × 10⁸, म्यू का वैल्यू बच्चों 4/3 आएगा, यानी 9/4 × 10⁸। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस स्लैब, ठीक है। अब अगर हमें देखना लाइट को कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, तो बच्चों अगर हम देखेंगे यहां से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूंगा, बिकॉज लाइट यहीं से पास हो रही है, सो आई हैव टू टेक दिस वेरी डिस्टेंस, लाइट यहां से पास हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे cos 37 यूज करेंगे बच्चों, cos 37 आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है 1, हाइपोटेन्यूज AC है जो आप निकालेंगे, cos 37 इज 4/5, दैट इज 1/AC। तो AC का वैल्यू बच्चों जो आया वो 5/4 आया, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 5/4। अब हमें निकालना टाइम कितना लगेगा, ये वाली डिस्टेंस लाइट को जो पार करनी है वो 5/4 है। तो टाइम जो लगेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द ग्लास स्लैब, दैट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, राइट, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी है 5/4 और स्पीड है 9/4 × 10⁸। तो 4 कैंसिल हुआ, आंसर आया 5/9 × 10⁻⁻8। सो 5/9 × 10⁻⁸ seconds will be the time taken to cross the glass slab. So ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट, व्हाइट लाइट यहाँ पे इंसिडेंट है। क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन यहाँ से जा रहा है, तो उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इफ ग्रीन इज जस्ट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड देन इमर्जिंग रे इन एयर इज। हमें बताना यहाँ पे कौन सी रे होगी। आपने कई बार ये क्वेश्चन किया होगा, अगर ग्रीन यहाँ से जा रहा है तो ये ग्रीन के लिए बच्चों क्रिटिकल एंगल होगा, और हम ये भी जानते हैं कि हायर वेवलेंथ के लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा होता है ना। एज पर दिस फॉर्मूला वी नो दैट म्यू जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर वेवलेंथ देखो रेड कलर की वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और हम जानते हैं साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल 1/μ होता है, यानी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, जो हायर वेवलेंथ्स हैं उनके लिए, हायर वेवलेंथ्स के लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा होता है। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी क्रिटिकल एंगल उतना ज्यादा होगा, राइट। सो देखिए ग्रीन के लिए क्रिटिकल एंगल ये है, तो ग्रीन के ऊपर वाले कलर्स है ना, VIBGYOR, ग्रीन के ऊपर वाले कलर्स येलो, ऑरेंज और रेड, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है, इनके लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा चाहे तब जाके TIR होगा, यानी ये ऊपर वाले कलर जो है वो सीधे पास हो जाएंगे। सो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर ग्रीन का TIR हो रहा है, इनके एबो वाले कलर्स, इनकी हायर वेवलेंथ के लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा चाहिए तब जाके उनका TIR होगा, यानी उनके लिए यही वो जो वाला जो एंगल होगा ये क्रिटिकल एंगल से कम होगा, तो उनका TIR नहीं होगा। सो हायर वेवलेंथ पास होगी, लोअर वेवलेंथ नीचे होगी, और ग्रीन यहां जा रही होगी। तो ईयर में कौन कौन सी वेवलेंथ होगी, येलो, ऑरेंज और रेड।
देखिए बच्चों, आपके पास एक ये बीकर है. A plain mirror is fixed as shown in the figure. A plain mirror is fixed at 50 centimeter from the bottom of the beaker. प्लेन मिरर को हमने 50 सेंटीमीटर की हाइट पे रखा हुआ है. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया गया है. द हाइट ऑफ वाटर इन द टैंक इज 8 सेंटीमीटर. वाटर की हाइट है 8 सेंटीमीटर. ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ वाटर टैंक. यहाँ पे आपने एक छोटा सा बल्ब रखा है वाटर टैंक के बॉटम पे. द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ द बल्ब फॉर्मड बाय द मिरर फ्रॉम द मिरर इज. हमें बताना है ये मिरर इस बल्ब की इमेज कहाँ पे बनाएगा. तो सीधी सी बात है, पहले शिफ्ट होगा, पानी है, पानी के कारण शिफ्ट होगा. तो हमने पढ़ा हुआ है शिफ्ट जो हमारा होता है that is always equal to t into 1 minus 1 by mu के बराबर, राइट. अब अगर बाहर वाला मीडियम एयर होगा वो है. सो व्हाट इज द थिकनेस, आप समझो ये थिकनेस ऑफ, समझो ये स्लैब है. तो व्हाट इज द थिकनेस, इट इज 8 सेंटीमीटर. यहाँ पे आएगा बच्चों 1 minus 1 by mu. म्यू का वैल्यू है 4/3. तो हम निकाल रहे हैं ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर शिफ्टेड दिखेगा. ये बनेगा 1 minus 3/4. तो ये आएगा बच्चों 8. 4 minus 3 इज 1 यानी 1/4 यानी 2 सेंटीमीटर. यानी ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये दिखेगा, ये ऊपर आया हुआ है 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर अब ये ऊपर आया. अब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा. तो फिर मिरर इसकी इमेज बनाएगा. तो अब ये मिरर से कितना दूर है, देखो मिरर बॉटम से ऑलरेडी 50 पे था, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर आया यानी ये 48 सेंटीमीटर पे है. अब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला ऑब्जेक्ट ये शीशे से 48 सेंटीमीटर की दूरी पे है. तो मिरर भी कितनी दूरी पे इमेज बनाएगा, 48 सेंटीमीटर पे. यानी इमेज विल बी फॉर्मड एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले पानी के कारण ये शिफ्ट होगा, फिर मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर मिरर इसकी इमेज बनाएगा. When light moves from one medium to another, the frequency of light remains same and wavelength changes. Obviously ये तो सही चीज है. फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, जब मीडियम चेंज होता है वेवलेंथ चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ये भी सही है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेवलेंथ इन मीडियम. ये भी सही है ना. बिकॉज हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होता है दैट इज सिंपली, हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होता है दैट इज C/V है कि नहीं. सो इट इज वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी इन मीडियम. बट वेलोसिटी के बदले हम लिख सकते हैं ना लैम्डा इनटू एफ के बराबर. सो अगर जो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है कि नहीं. तो अगर हम कहेंगे कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी इन मीडियम, इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वेवलेंथ इन वैक्यूम बाय वेवलेंथ इन मीडियम. ये भी सही है. फॉर डेंसर मीडियम द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लार्जर. हम जानते हैं देखो म्यू जो होता है दैट इज C/V. डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा. तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा. ये भी सही है. सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. Water is filled up to height 80 centimeter as shown in the diagram. For the parallel incident ray distance of final image from water surface will be. क्वेश्चन कह रहा है कि इमेज कहाँ पे बनेगी. देखो बच्चों पहली सी बात है, जब पहली बार लाइट पैरेलल आ रही है तो जब पैरेलल आएगी सीधे नॉर्मल के अलॉन्ग गिरेगी तो बेंडिंग नहीं होगी. तो लाइट स्ट्रेट सीधे जाएगी, बेंड नहीं होगी. यानी रिफ्रैक्ट, ये ऑब्जेक्ट अभी भी इन्फिनिटी पे, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ही है. ठीक है, बेंडिंग नहीं होगी, लाइट की बेंडिंग नहीं होगी. तो सीधी सी बात है, अगर ये मिरर जो है ये चाहेगा कि मैं इमेज यहां पे बनाऊं, कहां पे, फोकस पे, है ना. ये चाहेगा कि मैं इमेज फोकस पे बनाऊं, तो आप बता सकते हैं वो डिस्टेंस कितनी होगी. देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 मीटर, तो फोकल लेंथ होगी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर. यानी ये शीशा चाहेगा कि मैं इमेज बनाऊं 100 सेंटीमीटर पे, है ना. 100 सेंटीमीटर पे मैं इमेज बनाऊं. ये शीशा चाहेगा कि मैं 100 पे से इमेज बनाऊं. तो बच्चों अगर हम देखेंगे ऑलरेडी 80 है तो ये 20 होगा, है ना. ये ऑलरेडी 80 सेंटीमीटर है, पानी 80 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है. तो ऑब्वियसली यहां तक अगर 100 है तो ये कितना होगा, ये 20 सेंटीमीटर होगा. तो अगर पानी नहीं होता ये शीशा यहां पे इमेज बनाता फोकस पे 100 सेंटीमीटर पे. लेकिन अगर हम देखेंगे यहां पे फिर से बेंडिंग होगी, है ना. यहां बेंडिंग होगी, लाइट बेंड होगी. लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यानी लाइट जो है, ये रेड लाइट जो है ये बेंड होके यहां आएगी. सो दिस विल बी द फाइनल इमेज. हमें यही डिस्टेंस निकालनी है. वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस. तो अब लॉजिक सी बात है, आप समझो शीशा ऑब्जर्वर है, मिरर इज ऑब्जर्वर. तो रियल डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, है ना. रियल डिस्टेंस है पानी की सरफेस से, रियल डिस्टेंस है 20. हमें ये अपरेंट डिस्टेंस निकालनी है, यानी इमेज कहां पे बनेगी, पानी की सरफेस से. तो हम यूज कर देंगे कॉन्सेप्ट अपरेंट डिस्टेंस बाय रियल डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू μ2 by μ1, right. So apparent distance from the surface of water has to be calculated. Apparent distance of this image from the surface of water has to be calculated.
बट व्हाट इज द रियल डिस्टेंस जहां पे ये इमेज एक्चुअली बनती, तो रियल डिस्टेंस जो है वो 20 है। μ2 होता उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि जहां रे जा रही है, तो रे यहां जा रही है, यहां से यहां, तो μ2 हुआ 1 बिकॉज वो ईयर है, डिवाइड बाई μ1 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट रे आ रही है, तो ये बच्चों 4/3 दिया गया है। तो बस खेल खत्म हुआ, डी डैश जो आएगा इट इज 20/4/3, राइट। सो ये बनेगा 20 × 3 डिवाइड बाई 4, सो 4 5s are 5 3s are 15 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज करेक्ट। यानी पानी की सरफेस से ये फाइनल इमेज जो होगी, ये वाली इमेज, ये 15 सेंटीमीटर हाइट तक होगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, और रियल डिस्टेंस एंड अपरेंट डिस्टेंस। आई होप कि आपको समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एन इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ म्यू 3/2, आपके पास एक इक्वी कन्वेक्स लेंस है जिसका म्यू दिया, एंड फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसकी इज हेल्ड विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड इट्स लोअर सरफेस इमर्स्ड इन वाटर। इस लेंस को हमने नीचे पानी रखा, ठीक है, हमने बेसिकली पानी की सरफेस पे एक लेंस रखा हुआ है, नीचे से ये पानी है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस विद द वर्टिकल बीम ऑफ अ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस बी फोकस्ड, यानी बेसिकली ये दो रेज कहां पे फोकस हो जाएगी, ये दो रेज। तो देखिए बच्चों, हम कैसे, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझा हो, यहां 3 मीडिया से, ये एक मीडियम, ये दूसरा मीडियम, ये तीसरा मीडियम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ये आर निकालूं, ये वाला लेंस जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालूं, तो हम जानते हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, 1/f जो हमारा होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 - 1/r2। ये मैं पहले निकालना चाहता हूं लेंस की का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। फोकल लेंथ बच्चों दी है 10 सेंटीमीटर, यानी 1/10। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, 3/2 -1, 3/2 -1, और साथ में आएगा और मैं निकालना चाहता हूं, ये आएगा 1/r माइनस 1/-r। आपको ये शायद पता होना चाहिए, अगर इधर का रेडियस पॉजिटिव तो इस वाले का रेडियस नेगेटिव। तो बच्चों ये बन जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 3 - 2 इज 1/2, ये बन जाएगा 2/r। तो 2 कैंसिल हुआ, यहाँ r का वैल्यू आया 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो लेंस है हमारा, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए बच्चों, अब लाइट ऐसे आ रही है ना, लाइट यहाँ से आ रही है, चूंकि ये पैरेलल आ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने शायद ये सुना हो, अगर आपके पास एक लेंस है, इधर एक मीडियम है, इधर दूसरा है, इधर तीसरा है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर का μ2, इधर का μ3, अगर लाइट रे बच्चों पैरेलल आ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है वो फोकस पे मीट हो जाएगी, और फोकल लेंथ इस लेंस की जो होती है वो होती है बराबर μ3/f। अगर आपने पढ़ा हुआ होगा, μ3/f इज ऑलवेज इक्वल टू μ2 - μ1/r1 प्लस μ3 - μ2/r2 के बराबर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द फोकल लेंथ अगर लेंस के दो साइड्स का मीडियम अलग अलग हो। यहां लेंस के दो साइड्स का मीडियम अलग अलग है, तो मान के चलो बच्चों ये μ1 है, ये आपका μ2 है, और ये आपका μ3 है, राइट। सो वी हैव नाउ μ1 μ2 एंड μ3। μ1 इज 1, μ2 इज 2, μ3 आपका 4/3 है। तो यही फॉर्मूला आप यहां पे यूज करने वाले हैं, राइट। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सो अगर हम ये फॉर्मूला यहां यूज करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, देखिए सीधे लाइट आ रही है, तो ये मुझे किसी जगह पे हमें बताना ये कहां पे मीट हो जाएंगी, ये रेज कहां पे मिल जाएंगी, यानी मुझे इसका फोकस बेसिकली निकालना है, बिकॉज लाइट पैरेलल आ रही है, तो जहां पे मीट होगी वो इस सिस्टम का फोकस होगा, मुझे इस सिस्टम का फोकस निकालना है। तो फॉर्मूला वही है, μ3/f यानी 4/3 डिवाइड बाई f इज इक्वल μ2 - μ1/r1 यानी 3/2 -1 डिवाइड बाय r1। इस वाली सरफेस का रेडियस जो है बच्चों वो अभी ऑलरेडी आपने निकाला, वो 10 डिवाइड बाय 10 प्लस क्या आएगा μ3 - μ2 यानी 4/3 -3/2 डिवाइड बाय r2। r2 जो है ये वाला r वो नेगेटिव लिया जाएगा, यानी -10 के बराबर। सो फाइनली योर आंसर विल बी लुकिंग लाइक दिस, 4/3f इज इक्वल टू 3 - 2 हुआ 1, 1/2 तो 1/20 आ जाएगा वो। यहां पे आएगा बच्चों 2 4s are 8 - 9 यानी -1 -1/6, 6 × 10 60 यानी +1/60, बिकॉज माइनस माइनस भी कटेगा, राइट। तो बस यहां से हमें फोकल लेंथ निकालनी है, वही इस सवाल का जवाब है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सो दिस इज नाउ 4/3f इज इक्वल टू 60 + 20 इज 80 डिवाइड बाई 1200। ठीक है बच्चों, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 1s are 3 40s are, तो फोकल लेंथ आएगी 40 × 4 डिवाइड बाई 8,
तो फोकल लेंथ आएगी 40 इंटू 4 डिवाइड बाई 8, 8 1s are 8 5s are 40, 5 4s are 20 सेंटीमीटर, सो 20 सेंटीमीटर इज द आंसर। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आई कैन सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप समझ लीजिए क्या है कॉन्सेप्ट, मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझाया। फाइनली हमें बताना कि ये रे कहाँ मीट होंगी, ये होंगे इस सिस्टम के फोकस पे मीट, और इस लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला है जो हमने भी यूज किया। 11. Assertion: the image formed by total internal reflection are much brighter than those formed by the plane mirrors or lenses. Yes, ये सही है। TIR complete light reflect को completely 100% light को reflect, it is the purest form of reflection, right? तो सीधी सी बात है, तो इससे जो इमेजेस बनेंगी वो ब्राइटेस्ट होंगी, बिकॉज कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है। देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी बच्चों सही है। यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट, पहला तो नहीं आएगा, बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। A convex lens is made of 3 different materials as shown in the figure. For a point object placed on the axis, the number of images will be. देखिए इस लेंस में 3 तरह के मटेरियल्स हैं, तो म्यू अलग अलग होगा, म्यू अलग अलग होने के कारण फोकल लेंथ अलग अलग होगी एज पर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो इसका म्यू अलग, इसका म्यू अलग, इसका म्यू अलग, तो इनकी तीनों की फोकल लेंथ अलग अलग होंगी। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये वाला लेंस एक जगह इमेज बनाएगा बिकॉज फोकल लेंथ अलग है, ये वाला लेंस दूसरी जगह इमेज बनाएगा, ये वाला लेंस तीसरी जगह इमेज बनाएगा बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट फोकल लेंथ्स। सो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 3 ऑब्वियसली, सो इट इज ऑप्शन नंबर 4। देखिए भाई, a convex lens of focal length f is cut into parts first horizontally। हम कन्वेक्स लेंस को ऐसे हॉरिजॉन्टली पहले कट कर लेते हैं। हमें पता है हॉरिजॉन्टली कट करने से ऊपर वाले हिस्से की भी फोकल लेंथ वही रहेगी, नीचे वाले की भी वही रहेगी, ठीक है। एंड देन वर्टिकली, अब ऐसे हम कट कर रहे हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ पार्ट ए, ये पार्ट ए है बच्चों, ये वाला, हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो पहले जब लेंस को ऐसे कट करोगे, ऊपर वाले हिस्से की फोकल लेंथ और नीचे वाले लेंस की फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सेम होगी। पर जब आप वर्टिकली ऐसे लेंस को कट करते हो तो फोकल लेंथ डबल हो जाती है एक हिस्से की, आपने पढ़ा हुआ होगा। तो हिस्से की फोकल लेंथ 2f होगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी दी है, मिरर की वेलोसिटी दी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, यानी फोकल लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन -10 होगी बिकॉज कनकेव मिरर है। हमें क्वेश्चन बता रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, हमें इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। तो बच्चों आपको पहले पता होना चाहिए, सबसे पहले हम mt निकालते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, दैट इज f by f minus u, राइट। फोकल लेंथ इसकी है -10 डिवाइड बाई -10 माइनस u कितना है बच्चों, u है -5 के बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये बन जाएगा -10 डिवाइड बाई -10 प्लस 5 इज -5, तो माइनस माइनस गया, ये आया 2 के बराबर, mt2 आया। ना अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू -mt², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आपको ये आना चाहिए। नो VIM के बदले हम लिखेंगे बच्चों VI माइनस VM, दिस इज -mt²। VOM के बदले हम लिखेंगे बच्चों VO माइनस VM, राइट। सो व्हाट इज द इमेज वेलोसिटी, ये निकालनी है। मिरर की वेलोसिटी दैट इज -2i कैप, है ना, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा, तो -2i कैप माइनस mt आपने निकाला 2 का स्क्वायर हुआ बच्चों 4। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 8i कैप है, माइनस मिरर की वेलोसिटी है -2i कैप। अगर आप देख सकते हैं मिरर इधर जा रहा है विद वेलोसिटी 2, तो -2i कैप। तो बस यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा VI प्लस 2i कैप इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 8i प्लस 2i, 8i प्लस 2i हुआ 10i, 10 इंटू 4 आया 40, यानी -40i कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है ये इधर जाएगा, यानी -42i कैप, यानी इमेज की वेलोसिटी होगी -242 कैप 42i कैप होगी। लेकिन ये जो हम निकाले इट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो इमेज की वेलोसिटी, सो तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन अगर हम ऑप्शंस देखेंगे फर्स्ट और थर्ड भी कह रहा है। सो पहली जो है 40i कैप विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी हम इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर भी पहले निकालेंगे, क्या पता 2 ऑप्शन सही हो। सो नाउ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, दैट इज -42i कैप, माइनस व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मिरर, दैट इज -2i कैप, राइट। तो आपका आंसर आएगा -42i कैप प्लस 2i कैप, यानी -40i कैप। तो ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी पहला ऑप्शन भी सही है और तीसरा ऑप्शन भी सही है। सो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शंस आर करेक्ट। देखिए ए थिन कन्वर्जेंट ग्लास लेंस म्यू 1.5 हैज ए पावर 5 डायोप्टर। आपके पास एक लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, इसका पावर दिया है। व्हेन दिस लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
म्यू एल, इट एक्ट्स एज ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू एल। देखिए बच्चों सीधी सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको पता हो सबसे पहले 1/f जो हमारा होता है दैट इज सिंपली म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 के बराबर, ठीक है। तो 1/f को हम पावर भी कहते हैं, वो पावर दिया है 5 डायोप्टर यानी 5, म्यू दे रखा 1.5 माइनस 1, राइट। तो ये ऐसे ही रख लो, 1/r1 माइनस 1/r2 ऐसे ही रख लीजिए। अब ये पहली इक्वेशन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हम इसी लेंस को किसी मीडियम में डालते हैं, तो फोकल लेंथ की फॉर्मूला चेंज हो जाती है। आपने सुना होगा 1/f आएगा बराबर म्यू गिलास, यही म्यू लेंस म्यू गिलास डिवाइड बाई बाहर कोई लिक्विड हमने रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एल। सो म्यू गिलास यानी ये लेंस में ले रहा हूं, म्यू गिलास म्यू लेंस डिवाइड बाई म्यू लिक्विड, ठीक है। सो -1 माइनस 1/r2 ये तब होती है फॉर्मूला जब लेंस को किसी दूसरे मीडियम में डालेंगे, हमें म्यू एल ही निकालना है। और यहां पे बच्चों जो है, यहां पे फोकल लेंथ जो दी गई है, यहां पे फोकल लेंथ जो दी गई है, क्वेश्चन कह रहा है जब हम इसी को लेंस को डालते किसी मीडियम में, इट एक्ट्स एज ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर का मतलब है पावर 1 है ना, फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर, फिर पावर होगा 1/1 यानी पावर 1 डायोप्टर है। तो पावर 1/f चूंकि पावर है तो पावर 1 डायोप्टर है, लेकिन डाइवर्जिंग लेंस है तो पावर -1 डायोप्टर है, डाइवर्जिंग लेंस है, राइट। तो यहां पे बच्चों अब जो आएगा इट इज म्यू गिलास दैट इज 1.5, म्यू लेंस हमें निकालना है -1 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए बच्चों हमें म्यू लेंस निकालना, तो ये दो इक्वेशंस को हम डिवाइड कर लेंगे ताकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म खत्म हो। तो डिवाइड करके हमें मिलेगा 5/-1 है ना, 5/-1 इज इक्वल टू व्हाट इज 1.5 माइनस 1 0.5, नीचे बच्चों आएगा 1.5 म्यू लेंस -1, ठीक है। तो 5 1 जार 5 0.1 जार, तो इसको इधर ले लो, 1.5 म्यू लिक्विड -1 आएगा बराबर बच्चों -0.1 के बराबर। तो 1.5 म्यू लिक्विड आएगा -0.1 + 1 यानी 1 - 0.1 यानी 0.9 के बराबर। तो म्यू लिक्विड आएगा 1.5 / 0.9, दिस विल बी म्यू लिक्विड। सो ये बन जाएगा बच्चों 15/9, सो दैट इज म्यू लिक्विड। सो 3 5 = 15, 3 3 = 9, सो 5/3। तो म्यू लिक्विड जो आपको आएगा दैट विल बी 5/3, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ देखिए बच्चों ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। इफ वन फेस ऑफ द प्रिज्म इज एट 30 डिग्री, ये प्रिज्म का एंगल है 30 डिग्री एंड म्यू दिया है √2 के बराबर। इफ वन फेस इज सिल्वर्ड, ये वाला फेस सिल्वरिंग हुई है। इफ द इंसिडेंट रे रिट्रेस इट्स पाथ, इंसिडेंट रे रिट्रेस कर रही है अपना पाथ, हमें बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। अगर आपने ये बच्चों एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि लाइट कब रिट्रेस, जब लाइट रिट्रेस करेगी अपना पाथ, इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, क्लास में कराते हैं। तो ये वाला R2 जो है बच्चों वो 0 के बराबर होगा, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल दैट विल बी 0। सो अब ये भी हम जानते हैं A होता है बराबर R1 + R2, है ना। जब R2 0 है तो R1 A के बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल जो है ये एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होगा। ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, 2 केसेस में बेसिकली हम पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, जब या तो रिट्रेस हो या तो लाइट नॉर्मली निकले, नॉर्मल इमर्जेंस हो। उन दोनों केसेस में ये वाला एंगल प्रिज्म एंगल के बराबर होता है। ये वाला एंगल ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्रिज्म एंगल के बराबर, यानी ये वाला एंगल A है यानी 30 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पे बच्चों स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो स्नेल्स लॉ हमारा क्या आएगा, 1 × sin I इज इक्वल टू म्यू × sin R, यानी √2 × sin 30, राइट। तो sin I ही हमें निकालना है, तो बन जाएगा √2, व्हाट इज sin 30 1/2। तो sin I आया √2/2, तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए हम √2/2 को मल्टीप्लाई भी √2 से करते हैं, डिवाइड भी √2 से करते हैं, ठीक है, ताकि एक्चुअल वैल्यू हमें इसका पूरा निकले। सो sin I आएगा बच्चों बराबर √2 × √2 हुआ 2 / 2 √2, तो 2 कैंसिल हुआ, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आया 1/√2 और साइन 45 होता है 1/√2, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 के बराबर है। तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जब रिट्रेस हो या नॉर्मल इमर्जेंस हो उस टाइम पे ये वाला एंगल होता है प्रिज्म एंगल के बराबर, और जब मिनिमम डिविएशन कंडीशन हो उस टाइम पे ये एंगल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ, शायद आपने पढ़ा हुआ होगा। तो ये एंगल A के बराबर होगा, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, खेल खत्म कर लो। सो इट इज ऑप्शन नंबर 3 जो कि करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट ऐसे आ रही है, द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, यहाँ पे 22 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट है।
क्वेश्चन कर रहा है एट व्हाट एंगल थीटा डज द रे इमर्ज, हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो यहाँ बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज होते हैं। तो अगर ये 22 होगा तो ये बच्चों 68 होगा, बिकॉज 22 + 68 इज 90 डिग्री, है ना। तो अगर ये 22 है तो ये 68 होगा, तो अगर ये 68 है ये भी 68 होगा। सीधी सी बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चों यहाँ पे आते हैं, यहाँ तो ये ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए अगर ये 68 है तो ये 22 होगा, है ना, ताकि ये तो 90 है ही। तो अगर ये 60 ये 22 होगा ताकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 बने। तो ये 68 तो ये 22, ये 22 तो ये भी 22 होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर ये 22 होगा तो ये वाला एंगल 68 होगा, बिकॉज ये टोटल 90 बना रहा है। तो ये वाला एंगल थीटा 68 है, यानी आंसर जो आएगा दैट विल बी 68. A graph is plotted between the angle of deviation and angle of incidence. The nearly correct graph is, हम जानते हैं प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ जो हमारा होता है वो यही होता है, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है नहीं. 19. The separation L between the objective and eyepiece of a compound microscope is 7 सेंटीमीटर. यानी आपके पास ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस लेंस है, इनके बीच में जो दूरी है वो बच्चों दी गई है 7 सेंटीमीटर के बराबर. तो ये पता होना चाहिए आपको, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे इमेज बनती है. इस डिस्टेंस को हम कहते हैं वीओ, है ना, इसको हम कहते हैं वीओ. और ये वाली डिस्टेंस जो हमारी होती है ये, इसको हम यूई कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लेंस, यूई. लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर शुड ए स्मॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस, यानी ये ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखेंगे, हमें बेसिकली ये निकालना है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस यू हमें निकालना है, सो दैट आई इज लीस्ट स्ट्रेन टू सी द इमेज. यानी आई पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़े इमेज देखने के लिए. वो कब होता है, जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है. सो जब इमेज इन्फिनिटी पे होती है तो हमें स्ट्रेन नहीं, हमारी आई रिलैक्सड होती है. ठीक है, तो दैट मीन्स इमेज, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बननी चाहिए. और वो तभी बनेगी जब ये डिस्टेंस होगी फोकस, जब ये होगा फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस लेंस. अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वीओ प्लस एफ ई के बराबर. ये तो जनरली बच्चे याद ही रख लेते हैं. लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होता है वीओ प्लस एफ ई, बिकॉज फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है. सो व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इज 7. वीओ हम निकाल सकते हैं यहाँ पे. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस लेंस, आईपीएस लेंस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर दी गई है, यानी वीओ जो आएगा बच्चों ये 2 सेंटीमीटर के बराबर आएगा, यानी ये वीओ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. क्वेश्चन कह रहा है हमें यू निकालना. देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दी गई है 0.5 सेंटीमीटर, यानी इसकी फोकल लेंथ है 0.5 सेंटीमीटर. अब हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला ताकि हमारा आंसर आए. सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f के बराबर. तो बच्चों 1/v, v तो है यहाँ 2, u निकालना, इसको उधर शिफ्ट कर लो, इसको इधर ले आओ, माइनस 1/, व्हाट इज द फोकल, हम ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ लेंगे, यानी 0.5 इज इक्वल टू 1/u. यू ही बच्चों हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड यू. तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, बनेगा 0.5 माइनस 2, तो 1 बन गया माइनस 1.5, माइनस 1.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.5 इज 1, यानी 1/u जो हमारा आया दैट इज माइनस 1.5. तो u का वैल्यू जो हमारा आएगा वो आएगा माइनस 1/1.5 के बराबर, यानी u का वैल्यू जो हमारा आएगा दैट इज माइनस, ये हुआ 15, ऊपर जाएगा बच्चों 10, यानी 5 2s are 5 3s are 2/3, माइनस 2/3 सेंटीमीटर, यानी माइनस 2/3 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन. तो यू हमें जो हमें डिस्टेंस निकालनी होती है वो हम यहीं से पुट नहीं करते हैं, उसका साइन पॉजिटिव ही रहने दे जो हमें निकालना होगा. तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था. लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हमें दिया था जो कि वीओ प्लस एफ ई के बराबर होता है जब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है. तो वहां से हमने वीओ निकाला, हमें यूओ निकालना है, तो हमने लेंस फॉर्मूला यूज की तो वीओ निकला. नाउ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू ए मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. लाइट जा रही है वैक्यूम से किसी मीडियम के अंदर जिसका बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है r, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 2r के बराबर. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यू हैव टू फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पे सिनेल्जा लगाएंगे, यानी 1 इंटू साइन आई है 2r इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर के बराबर, राइट. यानी 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर के बराबर. तो हमें आर ही निकालना है. तो यहाँ इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, साइन 2 थीटा वाली फॉर्मूला यूज करते हैं,
हम जानते हैं साइन 2 थीटा होता है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर, ये तो आप जानते ही होंगे। सो साइन 2r के बदले आएगा बच्चों ट्वाइस साइन r कॉस r, तो ये बन जाएगा म्यू साइन r। तो साइन r आपका गया, तो कॉस r का वैल्यू जो है वो म्यू बाई 2 आया, तो r का वैल्यू आया कॉस इनवर्स म्यू बाई 2 के बराबर। सो दिस इज द आंसर द क्वेश्चन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो होगा कॉस इनवर्स म्यू बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन द क्वेश्चन, कॉस इनवर्स म्यू बाई 2 सी। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आई कैन से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपके पास एक रॉड थी, बेसिकली ये स्क्वायर रॉड है, इसको बेंड करके इस शेप में लाया गया है, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंड फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन प्लेन फ्लैट सरफेस से, यानी यहाँ पे लाइट एंटर हो रही है, फिर क्वेश्चन कह रहा है बेसिकली यहाँ से लाइट बाहर जा रही है, इसकी थिकनेस d दी गई है और यहाँ जो रेडियस है ये वाली चीज का, ये यहाँ से ये जो सरफेस यहाँ बन रही है ये वाली सरफेस, इसका रेडियस बच्चों बड़ा r दिया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d बाय r। d है इसकी विड्थ, ये जो आपकी पाइप थी ये स्क्वायर शेप्ड पाइप है, इसकी विड्थ है d, ठीक है, और जब ये बेंड हो रही है इस r का रेडियस है r। क्वेश्चन कह रहा है d बाय r का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि लाइट रे जो है इमर्ज फ्रॉम गिलास थ्रू द सरफेस भी, यानी आप बताओ d बाय r का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि लाइट रे जब यहां से जाए ये यहां से बाहर निकले, यानी इसका मतलब है कि यहां TIR होना चाहिए, यहां पे लाइट का TIR होना चाहिए। तो बच्चों अगर यहां समझेंगे हम ऐसे, तो इसका मतलब जब लाइट ऐसे आएगी यहां, तो यहां मान लो ये नॉर्मल है, तो लाइट का यहां पे TIR होना चाहिए, और फिर से यहां पे लाइट का TIR होना चाहिए, फिर लाइट जो है यहां से बाहर निकलेगी। तो अब देख लीजिए लॉजिक सी बात है। देखिए अगर इस रे का TIR होगा, जो एंड वाली ये वाली रे है, इसका श्योरली कन्फर्म TIR होगा, बिकॉज इसके लिए जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे वो इससे ज्यादा, अगर इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होगा तो ये लास्ट वाली रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, उसका तो कन्फर्म TIR होगा। तो हम देखेंगे जो पास वाली रे है उसका TIR कब होगा, उसका TIR कब होगा, तो उसका TIR तब होगा जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान के चलो थीटा जो है ये होगा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। ये वाला एंगल होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के बराबर या उससे ज्यादा, या उससे ज्यादा चलो मान लेते हैं उससे ज्यादा। सो थीटा शुड बी ग्रेटर देन सी या थीटा शुड बी ग्रेटर देन सी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यानी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन सी, ये भी आप मानते होंगे, चलिए ठीक है। तो साइन थीटा हम बेसिकली यहां से निकालते हैं इस ट्रायंगल से, साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बच्चों ये r है, सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर इज r, हाइपोटेन्यूज ये है r और इसकी विड्थ है d, तो हाइपोटेन्यूज बनेगा r प्लस d, है ना, हाइपोटेन्यूज बनेगा इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज ये है यानी r प्लस d, यानी साइन थीटा के बराबर आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है r प्लस d, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू साइन सी बच्चों 1 बाई म्यू के बराबर होता है ना, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो अब यहां पे पुट कर ले दीजिए, म्यू का वैल्यू कितना है 1.5 दिया गया है, म्यू का वैल्यू है 1.5, सो दैट मीन्स 3/2, तो ये बन जाएगा r बाई r प्लस d शुड बी ग्रेटर और इक्वल, इट इज 1.5 3/2 वो 2/3 बन गया, राइट। तो 3 को इधर ले आओ, सो 3r शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 2r प्लस 2d के बराबर, सो 2r को इधर ले लो यानी r शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 2d, है ना। अब 2 को नीचे ले आओ तो इसका मतलब 1/2 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू d बाय r, यानी d बाय r जो है इसका वैल्यू होना चाहिए 1/2 से कम या उसके बराबर, यानी d बाय r का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए 1/2 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन द क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि हमें बताना d बाय r का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि लाइट यहां से जाए और यहां से आए। हमने समझा कि लाइट तभी जाएगी जब ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, यानी थीटा होगा ग्रेटर और इक्वल टू सी, तो फिर थीटा के बदले साइन थीटा, सी के बदले साइन सी, साइन थीटा इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये फिर साइन सी के बदले 1 बाई म्यू, सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर d बाय r शुड बी लेस और इक्वल टू 1/2, यानी d बाय r का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए 1/2 यानी 0.5। 22. A microscope is focused on a mark on a piece of paper and then a gloss of thickness 3 cm and refractive index 1.5 is placed over the mark. How should be the microscope move to get the mark? देखिए ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे माइक्रोस्कोप इसको अच्छे से देख पा रहा था, माइक्रोस्कोप इसको फोकस कर रहा था। अब क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे एक गिलास स्लैब रख रहे हैं,
इस पार्टिकल के ऊपर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, ये ऑब्जेक्ट रेजड दिखेगा, ये थोड़ा ऊपर दिखेगा, है ना, ये थोड़ा ऊपर दिखेगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोस्कोप को हम कितना शिफ्ट करें ताकि फिर से ऑब्जेक्ट दिखने लगे। सीधी सी बात है, जितना ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ उतना ही माइक्रोस्कोप को भी शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि फिर से इस ऑब्जेक्ट को फोकस कर सके। तो हमें बेसिकली शिफ्ट निकालना है। तो पार्टिकल का शिफ्ट किसके बराबर होता है, ये हम जानते हैं, T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। सो थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 3, 1 माइनस 1 बाई 1.5, राइट। तो ये बन जाएगा बच्चों 3, 1.5 माइनस 1 हुआ 0.5, सो 0.5 डिवाइड बाई 1.5, तो पॉइंट कैंसिल हो गया। सो 3 इंटू 5 बाई 15, सो 3 1 जार 3 5 जार 5 5 गया, आंसर आया 1 सेंटीमीटर। यानी स्लैब के कारण पार्टिकल कितना ऊपर शिफ्ट हुआ, 1 सेंटीमीटर। तो ऊपर माइक्रोस्कोप को भी 1 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि फिर से इस ऑब्जेक्ट को देख पाए। सो 1 सेंटीमीटर अपवर्ड। सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक, 1 सेंटीमीटर। 23, इफ द इंसिडेंट रे इज गिवन बाई, इंसिडेंट रे आपको दी गई है, ठीक है, इंसिडेंट रे ये है, इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर हैविंग नॉर्मल अलोंग जे कैप। आपके पास एक मिरर है जिसका नॉर्मल है बच्चों यहाँ जे कैप के अलोंग, सो इट इज नॉर्मल जे कैप है, ठीक है। तो एन कैप जे कैप के बराबर दिया गया है। इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो है वो दी गई है आई कैप माइनस जे कैप, राइट। इंसिडेंट रे दिया गया, इंसिडेंट रे वेक्टर आपको दिया गया है, इट इज इंसिडेंट रे वेक्टर, आई कैन से आई कैप माइनस जे कैप। तो हमें बताना है व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है उसका यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। तो बच्चों आपने ये पढ़ा हुआ होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे का जो यूनिट वेक्टर होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू इंसिडेंट वेक्टर, इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर माइनस ट्वाइस इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर डॉट नॉर्मल का यूनिट वेक्टर इनटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यही हमें निकालना है। तो इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, इंसिडेंट रे है, इसका यूनिट वेक्टर आएगा आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। इट्स मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी इसका जो इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाय रूट 2। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे जो कि आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाई रूट 2 है। तो माइनस आएगा बच्चों 2। अब इसी को डॉट करना है, इसको डॉट करना है एन के साथ, एन तो ये है, तो एन है जे कैप। जब हम इसको डॉट करेंगे जे कैप के साथ तो आंसर आएगा, आई कैप तो इधर है नहीं, जब हम इन दो को डॉट करेंगे तो आंसर आएगा -1 बाई रूट 2, है ना। डॉट जे वाले को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -1 बाई रूट 2। सो आई डॉट एन इज -1 बाई रूट 2, ठीक है बच्चों। और साथ में एन कैप डालना है, एन कैप, एन कैप है जे कैप के बराबर, तो ये जे कैप हो गया, यानी आंसर आएगा आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाई रूट 2, माइनस माइनस इज प्लस 2 बाई रूट 2 जे कैप। तो रूट 2 सेम ले लो, तो ये बन गया आई माइनस जे प्लस 2 जे डिवाइड बाई रूट 2, राइट। तो ये बन जाएगा बच्चों आई प्लस जे डिवाइड बाई रूट 2, यानी आई प्लस जे बाई रूट 2 इज द आंसर, यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड ये है, नॉर्मल जहां के अलोंग हो वो वाला कंपोनेंट माइनस कर लो, यानी नॉर्मल है ना यहाँ जे कैप के अलोंग, तो जे कैप वाला जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा, बस इतना ही करना है। नॉर्मल जहां के अलोंग था वो वाला उल्टा होता है इंसिडेंट रे में, अगर ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, जे वाला माइनस था तो ये प्लस जे हो जाएगा। अब यूनिट वेक्टर लिखना आई प्लस जे डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, सो आई प्लस जे डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द शॉर्टकट एज वेल अगर आप करना चाहो। 24, देखिए फिर से वही सवाल है, आपके पास एक लेंस है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिया गया। अब क्वेश्चन कह रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस वगैरह दिए गए, हमें फोकल लेंथ निकालनी। तो बच्चों अभी फिर से इस लेंस की फोकल लेंथ निकालने की फॉर्मूला ये होती है, इट इज μ3/f इज इक्वल म्यू, ये μ1, ये μ2, ये μ3। सो μ3/f इज इक्वल μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ3 minus μ2/r2. This is the formula for finding the focal length of the lens. जिस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो है दो साइड से मीडियम का अलग अलग होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज μ3 1.6 डिवाइड बाय f इज इक्वल टू नाउ μ2 माइनस μ1, यानी 1.5 माइनस 1.2 डिवाइड बाई r1, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है ना, सो प्लस 30 आएगा, सीधी सी बात है, इधर का रेडियस प्लस,
फिर आएगा बच्चों μ3 माइनस μ2 यानी 1.6 माइनस 1.5 डिवाइड बाई इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि -30 आएगा। ठीक है, तो बस इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम फोकल लेंथ निकालते हैं वो अराउंड 240 के अराउंड आती है। ठीक है, अगर आप ये सॉल्व भी करोगे ये बन जाएगा 1.6 बाई एफ इज इक्वल टू 1.5, ये आएगा 0.3 बाई 30 प्लस 0.1 डिवाइड बाई -30। ठीक है, अब इसके बाद आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। अराउंड इसका आंसर जो हमारा आता है वो आता है 240 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ 240 सेंटीमीटर आती है। Now question number 25. A compound microscope has magnifying power 30, यानी टोटल मैग्नीफाइंग पावर जो है इसका बच्चों वो 30 के बराबर दिया गया है। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। एज्यूमिंग द फाइनल इमेज टू बी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फाइनल इमेज बनती है नियर पॉइंट पे 25 सेंटीमीटर पे। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव, हमें बताना ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो हम जानते हैं मैग्नीफाइंग पावर जो होता है इट इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, आपने पढ़ा होगा। सो मैग्नीफाइंग पावर बच्चों 30 है, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन निकालना। आईपीस लेंस चूंकि इमेज बन रही है नियर पॉइंट पे, आपने पढ़ा होगा इसका मैग्नीफाइंग पावर जो होता है इट इज 1/d/fe के बराबर है ना, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, आपने पढ़ा होगा। सो ये बन जाएगा 30। ऑब्जेक्टिव लेंस की आप मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे, इट इज 1 प्लस नियर पॉइंट डिस्टेंस बच्चों 25 है और आईपीस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर के बराबर है। सो 5 1 जार 5 5 जार 5 प्लस 1 इज 6, 30/6 इज 5। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो है 5 आएगा, राइट, 30/6 यानी 5। सो 5 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। सीधी सी बात है, इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा बिकॉज ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये तो इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, राइट। सो दिस, अदरवाइज हमें पहले यहाँ पे -30 ही लिखना था, तब भी आंसर हमारा -5 में आ जाता बिकॉज ओवरऑल मैग्निफिकेशन इसका नेगेटिव होता है, आपने पढ़ा हुआ होगा। 26, ये ग्लास है, यहाँ ईयर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया है, इमेज कहाँ पे बनेगी। तो सीधी सी बात है, रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस वाली फॉर्मूला है, सिंपल सवाल है। फॉर्मूला हम जानते हैं μ1/-u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई होगी फॉर्मूला। सो μ1 ईयर है 1 डिवाइड बाई माइनस व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 बिकॉज यू हम नेगेटिव लेते हैं ना, प्लस μ2/v, μ2 गिलास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 होगा है ना, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया नहीं है तो 1.5 ले लो। सो आई कैन सिंपली से इट इज 1.5 डिवाइड बाई v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। सो 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई r, इसका पॉजिटिव आएगा, 30 दिया गया है, ठीक है 30 दिया है, तो आपका आंसर जो आएगा 1.5/v बच्चों आएगा, इट इज 0.5 डिवाइड बाई 30। ये माइनस माइनस प्लस हुआ बट उस पर जाके माइनस बनेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से v निकालते हैं हम, तो 1.5 डिवाइड बाई v जो हमारा आएगा दैट इज, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं आप, ये बन जाएगा बच्चों 5/300 माइनस 1/15 के बराबर, राइट। सो 1.5/v आएगा, सो 5 5 जार 25 है ना, या कैंसिलेशन कर लेते हैं, 5 1 जार 5 60 जार 30 है ना, तो ये बन जाएगा 15 माइनस 60 डिवाइड बाई 60 इंटू 15 के बराबर, ठीक है। तो बस v ही हमें निकालना है, तो इसको इस पर शिफ्ट कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1.5 इंटू 60 इंटू 15 डिवाइड बाई, ये बन जाएगा -45, ये v के बराबर आएगा। सो 15 1 जार 15 3 जार, ठीक है, तो 3 1 जार 3 0.5 जार, सो 60 इंटू 0.5 हुआ 30, तो v आएगा -30 है ना। सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, v का वैल्यू -30 आया, तो फाइनली -30 का मतलब 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 5 फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। सो इसका मैग्नीफाइंग पावर दिया है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 36 सेंटीमीटर।
ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच में सेपरेशन है 36 सेंटीमीटर एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है हम जानते हैं सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द लेंस जो होता है वो FO प्लस FE होता है, किसके बराबर है 36 के बराबर। अच्छा, और मैग्नीफाइंग पावर हम जानते हैं और एक चीज मैग्नीफाइंग पावर FO/FE होता है, वो बच्चों किसके बराबर दिया है 5 के बराबर दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीएस लेंस क्या होगा, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मैग्नीफाइंग पावर होता है FO/FE और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है FO प्लस FE जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो बच्चों अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं FO किसके बराबर आएगा, इट इज 5FE है ना। तो बस ये FO का वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, तो क्या आएगा 5FE प्लस FE आएगा 36, तो ये बन जाएगा 6FE आएगा बच्चों 36, तो FE का वैल्यू आपका आया 6 सेंटीमीटर। ये आईपीएस की फोकल लेंथ है 6, तो ऑब्जेक्टिव की क्या होगी 5 × 6 दैट इज 30, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 30, आईपीएस की 6, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव की 30 और आईपीएस की 6। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन द क्वेश्चन। एज शोन इन द फिगर ए सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ टैंक। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का एक सोर्स दिया है टू द डेप्थ 4 मीटर, फाइंड द एपरेंट डेप्थ। सीधी सी बात है, एपरेंट डेप्थ होता है बच्चों रियल डेप्थ बाई म्यू के बराबर, ठीक है। आप कभी कभार थोड़े थोड़े बेसिक क्वेश्चन पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ बाई म्यू। व्हाट इज द रियल डेप्थ, दैट इज सिंपली 4। व्हाट इज म्यू 4/3, तो 4 गया, तो एपरेंट डेप्थ कितनी आई 3 सेंटीमीटर के बराबर। सो एपरेंट डेप्थ जो बच्चों है दैट इज 3 मीटर, ये मीटर्स में दिया था तो 3 मीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। The power of a biconvex lens is 10 diopter and its radius of curvature of each surface is 10 centimeter. Then refractive index of material of the lenses. हम जानते हैं 1/f जो बच्चों हमारा होता है that is always equal to mu minus 1 1/r1 minus 1/r2 के बराबर। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में इंसान फंस जाता है। 1/f को हम पावर कहते हैं और पावर दिया है 10 डायोप्टर के बराबर, यानी 1/f के बदले हम 10 लिखेंगे, 10 डायोप्टर है। म्यू माइनस 1, म्यू हमें निकालना है 1/, बट अगर आपने ये डायोप्टर्स में लिया तो वो भी मीटर्स में लेना पड़ेगा ताकि म्यू निकले, ठीक है। तो R1 R2 मीटर्स में लेना पड़ेगा, ये आएगा 1/, 10 सेंटीमीटर हुआ 0.1 मीटर प्लस इट इज माइनस, बाइकन्वेक्स लेंस है तो ये वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा माइनस 0.1 है ना। तो 10 जो हमारा आया दैट इज सिंपली म्यू माइनस 1, और यहाँ पे आएगा बच्चों 1/0.1 यानी 2/0.1, सो इट इज 2/0.1, ठीक है। 1/0.1 आपका 2/0.1 आएगा, तो इसको इधर ले जाओ, सो 10 × 0.1 इज 1, 2 डिवाइड में चला जाएगा, म्यू माइनस 1, तो म्यू का वैल्यू आया 1/2 प्लस 1, तो म्यू का वैल्यू आया 3/2 के बराबर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा दैट इज सिंपली 3/2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। 30 द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म विद म्यू इक्वल्स द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, द एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है बच्चों ये दिया गया है एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, तो देखो म्यू दिया गया है और मिनिमम डेविएशन का जिक्र है, तो हम प्रिज्म फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज प्रिज्म फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ a/2, राइट। तो हमें एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है, तो म्यू दिया है √3, सो इट इज √3। ये बच्चों आएगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेल्टा मिनिमम a के बराबर दिया है, सो a प्लस a आया 2a/2 इज a, यानी ये बन जाएगा साइन a डिवाइड में आएगा साइन a/2, ठीक है। फिर से यहाँ पे वो डबल एंगल फॉर्मूला यूज होगी, हम जानते हैं साइन 2 थीटा जो होता है दैट इज ट्वाइस साइन थीटा/2, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। बट अगर यहाँ हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे साइन थीटा जो होता है दैट इज ट्वाइस साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज होगी, साइन a साइन थीटा होगा ट्वाइस साइन a/2 कॉस a/2, यानी √3 हमारा आया ट्वाइस साइन a/2 कॉस a/2, तो नीचे है बच्चों साइन a/2, तो साइन a/2 विल कैंसल आउट, तो ये बन जाएगा √3/2 है ना, √3/2 आया कॉस a/2, तो यहाँ पे हम जानते हैं √3/2 जो हमारा होता है, हम जानते हैं कॉस 30 इज √3/2 है ना, कॉस 30 होता है √3/2, तो a यानी ये एंगल है 30 डिग्री, यानी a/2 जो है वो 30 डिग्री है, तो a किसके बराबर आएगा 60 डिग्री के बराबर आएगा, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म जो हमारा है दैट इज सिंपली 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन।
31. If the two plane mirrors are kept perpendicular to each other, then number of images of an object placed between the mirrors is, दो मिरर्स 90 डिग्री पे हैं तो हम निकालते हैं 360/θ है ना, 360/90, तो ये बच्चों 4 आएगा। हम जानते हैं जब 360/θ इवन आए तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए -1 करना होता है, सो 4 -1 दैट इज 3, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेजेस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहला जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बनाता है रियल इन्वर्टेड इमेज, है ना, हमेशा। तो इंटरमीडिएट स्टेज इसका यही है। इंटरमीडिएट ये हुआ ना जो पहले ने इमेज बनाई, उसके बाद ये इमेज बनाएगा, लेकिन हमारा क्या है इंटरमीडिएट, यानी बीच वाला स्टेज क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। सो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ऑब्वियसली कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो मैग्नीफाई तो करना ही है, सो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। देख लीजिए, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्फीयर इफ द इमर्जेंट रे इज हॉरिजॉन्टल। इमर्जेंट रे क्वेश्चन कह रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल है। देखिए बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे हमें बेसिकली म्यू निकालना है तो हम सिनेल्स लॉ यहाँ पे अगर यूज करेंगे, देखिए थोड़ी सी दिक्कत हमारी हो जाती है, अगला नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सिनेल्स लॉ लगाएंगे पहली बात तो क्या आएगा, 1 × sin 60 इज इक्वल टू म्यू × sin r, ठीक है बच्चों। ये एंगल है आपका r, ये एंगल है r। तो देखिए सीधी सी बात है, चूंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है ना, ये सेंटर है, तो ये रेडियस, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। और हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, तो अगर ये r है तो ये भी r होगा, है ना। अब देख लीजिए, अगर ये r है, ये भी r है, तो ये 2r होगा। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, सीधी सी बात। और उसके बाद अगर हम इस नॉर्मल को, ये नॉर्मल है बच्चों, ये नॉर्मल है, तो अगर ये 2r है तो ये भी 2r है, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है ये पैरेलल है इसको, ये हॉरिजॉन्टल है ये रे, तो ये एंगल बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ये 2r होगा। अब यहाँ पे सिनेल्स लॉ लगाते हैं, तो यहाँ पे सिनेल्स लॉ क्या आएगा, म्यू × sin r, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाए, सो म्यू × sin r किसके बराबर आएगा, बाहर मीडियम ईयर है, 1 × sin 2r, है ना, sin 2r। अब देख लीजिए क्वेश्चन यहीं पे खत्म होगा, यहां भी म्यू sin r, यहां भी म्यू sin r, सो म्यू sin r इज इक्वल टू दिस, म्यू sin r इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, यानी 1 × sin 2r आया sin 60 के बराबर, ठीक है बच्चों। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, सो व्हाट इज sin 2r इक्वल टू sin, अच्छा sin कैंसिल हो जाएगा, तो r का वैल्यू 30 डिग्री आएगा, यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री है। अब यहाँ जो सिनेल्स आपने यूज किया उसी को वापस ले आओ, सो 1 × sin 60 इज इक्वल टू म्यू × sin 30, राइट। सो sin 60 इज √3/2, सो म्यू sin 30 इज 1/2, 2 गया, म्यू का वैल्यू जो आपका आया ये √3 आया। इस क्वेश्चन को और एक तरीका भी, कई तरीके करने के, मैंने एक तरीका दिखाया। तो यहाँ पे सिनेल्स लॉ पहले लगा, वो ये आया, ये r तो ये 2r, ये 2r तो ये 2r, तो यहाँ सिनेल्स लॉ फिर से लगाओ, तो ये इक्वेशन आएगी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दो बराबर होंगे, इक्वेट कर लो, आपको r मिलेगा। वंस आपको r मिल गया, ठीक है, तो उसके बाद फिर से पहले जो सिनेल्स लॉ हमने लगाया था वहां पे r का वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू। सो इट इज √3, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। मिराज इज ए फिनोमेना ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ सिस्टम फॉर द फॉलोइंग अरेंजमेंट, हम इसकी फोकल, हम तीनों लेंसेज की फोकल लेंथ निकालेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं इसकी फोकल लेंथ जो होती है दैट इज r/2 म्यू -1, डबल बाई कन्वेक्स लेंस है तो r/2 म्यू -1। तो बच्चों व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, 20 डिवाइड बाई 2 इंटू म्यू कितना है, 3/2 -1। तो ये फोकल लेंथ जो हमारी आई, ये आई, इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सो 2 1s are 2, 10s are, तो ये बन गया 10 डिवाइड बाई 3 - 2, 1/2, 1/2, 2 ऊपर जाएगा 20 बनेगा, यानी इस वाले लेंस की फोकल लेंगे 20 बराबर, इसकी भी 20 भी होगी, इसकी भी फोकल लेंगे 20 होगी। अब अगर हम इसकी हम लेंगे बीच वाले लेंस की फोकल लेंथ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो फोकल लेंथ की फॉर्मूला चूंकि ये कनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है -r/2 म्यू -1, है ना, बाई कनकेव लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ जो हमारी होती है दैट इज माइनस, व्हाट इज रेडियस, रेडियस 20 है, डिवाइड बाई 2 इंटू म्यू है लेकिन इसका 6/5 -1। तो इस वाले लेंस की जो फोकल लेंथ होगी दैट इज -20 डिवाइड बाई, ये बन गया बच्चों 6 - 5 इज 1, 1/5 है ना, सो 2, ये कैंसिलेशन कर लो, 2 1s are 2, 10s are, तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो हमारी आई वो -10, ये बन जाएगा 6 - 5 1, 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा, है ना, यानी -50 आ गया।
अब तीनों की फोकल लेंथ निकालेंगे। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। सो व्हाट इज 1/f1, f1 है 20 यानी 1/20। उस लेंस की भी फोकल लेंथ 1/20 ही होगी फिर, और बीच वाली की फोकल लेंथ हमारी कितनी आई 50, तो -1/50 करेंगे, है ना। तो बच्चों बताओ क्या आएगा, 1/f किसके बराबर आया, 1/20 प्लस 1/20 हुआ 2/20, और 2/20 का मतलब हुआ 1/10। सो 1/10 माइनस 1/50, तो 1/f आएगा 50 माइनस 10 हुआ 40 डिवाइड बाई 500, तो 0 0 गया, फोकल लेंथ हमारी आई 50/4, है ना। सो 50/4 इज नथिंग बट 2 2s are 2, 25, 25/2 यानी 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर विल बी द फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, तो 50, हाँ सही है 12.5। सो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन, प्लस 12.5। नाउ 36, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। आपके पास कन्वेक्स मिरर है, वो हैव ए कन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी। कितनी दी गई है 50 सेंटीमीटर, कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, राइट। इफ द इमेज इज 1/4 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो है वो 1/4 है, प्लस 1/4, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बनाएगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, हमें बताना इमेज की दूरी मिरर से क्या होगी। देखो बच्चों mt जो हमारा होता है वो f/f माइनस u भी होता है, वो f माइनस v/f भी होता है। तो मुझे लगता है हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज हमें इमेज डिस्टेंस निकालनी है मिरर से क्या है, तो बस यही फॉर्मूला यूज कर लीजिए। सो mt कितना दिया है, mt है 1/4, दैट इज f माइनस v/f, f 50 माइनस v डिवाइड बाई 50, राइट। तो ये यहां चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 50 इज इक्वल टू 200 माइनस v, ठीक है। mt if the image is 1/4 the size of object, यानी mt is 1/4, that is f minus v/f, f is 50 minus v divided by 50, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एरर हुआ, तो ये बन गया बच्चों 50, ये बन गया 200 माइनस 4v, है ना। तो 4v आएगा बराबर 150, तो v का वैल्यू आएगा 150/4, है ना। तो ये बन गया 75/2, है ना, और 75/2 हुआ 37.5। सो 37.5 सेंटीमीटर इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देख लीजिए क्वेश्चन, आपको डायग्राम दी गई है, हमें बताना व्हाट आर द एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द रे एट क्यू और एस टी। क्यू और एस टी पे आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाना है, और क्वेश्चन कह रहे हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट पी इज 30 डिग्री, यानी यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30। अब देख लीजिए, सिमेट्री फॉलो कर लीजिए आराम से। तो अगर बच्चों ये 30 है तो ये भी 30 होगा, है ना। अब यहां नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये 30 तो ये भी 30 होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी 30। हमें क्या निकालना है, एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी 30 होगा, यानी क्यू सरफेस पे, अच्छा पी पे भी निकालना है ना, नहीं क्यू और एस टी पे। सो क्यू पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका 30 आया, तो पहला आंसर आया 30। उसके बाद अब आर पे देखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। देखो बच्चों, अगर हम देखेंगे ये 30, ये 90, तो ये 60 होगा, है ना, ताकि 180 आए। ये 30 तो ये 60, ये 60 तो ये भी 60 होगा, यानी आर सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 आया। अब एस पे और टी पे देखना, देखो एस पे ये 60 तो ये भी 60, ये 60 तो ये भी 60 होगा, तो एस सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 आया। अब फिर से यहां पे ऐसे ही कर लेते हैं, ये 60 तो ये 30 होगा, ये 30 तो ये भी 30 होगा, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो फिर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 आया। तो क्यू और एस टी सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारे आ रहे हैं 30 60 60 30। सो 30 30 30 30 पहला ऑप्शन गलत, 30 60 30 60 ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन 30 60 60 30 30 60 60, हाँ तीसरा ही ऑप्शन इसका सही आएगा। सो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सिमेट्री बेस्ड था, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पहला वाला दिया था, बाकी जगहों पे क्यू और एस टी पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको निकालने थे। नाउ प्रिज्म एंगल फॉर दिस प्रिज्म में सीधी सी बात है, प्रिज्म एंगल वही होता है जिन दो सरफेस को लाइट रे टकराती है, टच करती है, उन दो सरफेस के बीच का एंगल प्रिज्म एंगल कहलाता है। तो लाइट जो है ये टकराती है इस सरफेस और इस सरफेस को, ठीक है, ये दो सरफेसेस इन्वॉल्व हैं, इनके बीच का एंगल 50 डिग्री, सो एंगल ऑफ प्रिज्म इज 50 डिग्री।
A point object is placed in front of a thick plane mirror as shown. Find the location of final image with respect to object. हमें बताना है कि इमेज कहां पे होगी with respect to object. तो सीधी सी बात है, देखो पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। यानी पहले लाइट इधर रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्शन, फिर मिरर करेगा रिफ्लेक्शन, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो शिफ्ट 2 बार होगा, ऑब्जेक्ट के लिए भी इमेज के लिए भी। कई तरीके इस क्वेश्चन के करने के। तो सबसे पहले अगर हम बच्चों शिफ्ट निकालेंगे तो शिफ्ट जो हमारा होता है, शिफ्ट इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू के बराबर। सो थिकनेस ऑफ द स्लैब दैट इज 5, 1 माइनस 1 बाई 3 बाई 2, राइट। तो ये बन जाएगा 5, 2 पर जाएगा 1 माइनस 2 बाई 3, तो ये बन गया बच्चों 3 माइनस 2 इज 1, 1 बाई 3 यानी 5 बाई 3। तो शिफ्ट आया 5 बाई 3। देखो एक शॉर्टकट तरीका यही है कि इमेज कहां पे बनेगी, हम टोटल डिस्टेंस को माइनस करते हैं 2 टाइम्स द शिफ्ट। एक तो ये तरीका है, टोटल डिस्टेंस को माइनस कर लो 2 टाइम्स द शिफ्ट, दैट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। या तो आराम से कर लो, पहले ये शिफ्ट हुआ कितना 5 बाई 3, अब ये शिफ्टेड ऑब्जेक्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बना, तो फिर मिरर उसकी इमेज बनाएगा, फिर वो इमेज वापस शिफ्ट होगी। ये 2 तरीके। तो अगर हम देखेंगे इमेज कहां पे होगी, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, इमेज मिरर से कितनी दूर होगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल है 10 और 5 15, 5 माइनस 2 टाइम्स द शिफ्ट, व्हाट इज द शिफ्ट 5 बाई 3, यानी आंसर आया 15 माइनस 10 बाई 3, यानी 43 इंटू 45 माइनस 10 यानी 35 बाई 3। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मिरर इमेज कहां पे बनाएगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से आपको देखना इमेज कहां पे होगी। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐड कर लो। सो ये है बच्चों 10 और 5 हुआ 15, यानी इसको 15 ऐड करना पड़ेगा। यू विल गेट द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी आपका आंसर आएगा 35 बाई 3 प्लस 15। So what is the answer? 35 plus 45 that is 80, 80 divided by 3. So image जो होगी वो बच्चों 80 by 3 सेंटीमीटर पे होगी, लेकिन कहाँ से, from the object. I hope कि आपको समझ आया हो। Now a ray of light strikes a plane mirror at an angle of 45 degree. देखो रे ऐसे आ रही है, फिर बेंड होगी, फिर से बेंड होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का दे रखा, हमें बताना है द टोटल थ्रो विच द रे गेट्स, हमें टोटल डिविएशन निकालना। तो बच्चों सबसे पहली बात आपको पता ही होगी, मिरर कितना डिविएशन दिखाता, हमने पढ़ा है 180 माइनस 2 टाइम्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डिविएशन बाय सिंगल मिरर। तो सिंगल मिरर पहले लाइट को डिविएट करेगा, तो ये आएगा 180 माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, तो 180 माइनस 90 इज 90, यानी पहले मिरर इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा 90 डिग्री, ठीक है, क्लॉकवाइज। उसके बाद ये थिन प्रिज्म है, तो ये भी लाइट को डिविएट कर रहा है, लाइट सीधे आ रहे तो डिविएट होगी। तो डिविएशन कितना होगा, प्रिज्म का डिविएशन जो होता है दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर, आपने पढ़ा हुआ होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू है 1.5 माइनस 1 एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज 4 डिग्री, यानी प्रिज्म के कारण जो डिविएशन होगा दैट इज 0.5 इंटू 4, है ना, 0.5 इंटू 4 डिग्री, दिस इज द डिविएशन बाय प्रिज्म। सो 0.5 इज 5 बाई 10 यानी 1/2 इंटू 4, तो ये बच्चों 2 डिग्री आया। तो ये भी ऑब्वियसली क्लॉकवाइज ही हुआ, ये भी क्लॉकवाइज हुआ। तो अब आप ही बताइए व्हाट इज द टोटल डिविएशन प्रोड्यूस्ड। मिरर ने लाइट को डिविएट किया 90 पे, फिर प्रिज्म ने लाइट को डिविएट किया 2 पे, तो व्हाट इज द टोटल डिविएशन, नेट डिविएशन जो आएगा वो आएगा 90 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 92 डिग्री, ठीक है। सो 92 डिग्री इज द टोटल डिविएशन, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज करेक्ट। A fish rising vertically up towards the surface of water with a speed 1 मीटर पर सेकेंड, फिश ऊपर जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड से, यानी फिश की वेलोसिटी ऊपर की ओर है, velocity of fish is 1 meter per second, right? Observes a bird diving vertically downward with a speed 3 meter per second. फिश को लगता है कि बर्ड की वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर, ये फिश को लग रहा है। सो इट्स द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब हमें निकालना है व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बर्ड, बर्ड की एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी। बच्चों अगर आपने फिश बर्ड प्रॉब्लम पढ़ी होगी तो हम जानते हैं हमें वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश जो होता है दैट इज म्यू फिश, है ना, म्यू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर अभी फिश है, म्यू फिश इंटू v1 बाई म्यू1 प्लस v2 बाई म्यू2, अगर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश इज गिवन एज 3 मीटर पर सेकेंड।
सो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिश मीडियम, चूंकि ये पानी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया तो खुद लेंगे 4/3। सो फिश मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। नाउ वेलोसिटी ऑफ बर्ड, मान लो ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड ये हमें निकालना है, डिवाइड बाय म्यू बर्ड लेंगे, बर्ड एयर में है तो म्यू बर्ड 1 हुआ। इसी तरह से v2 मीन्स वेलोसिटी ऑफ फिश बच्चों 1 है, और μ2 मीन्स म्यू फिश, वी फिश बाई म्यू फिश, वी फिश है 1, म्यू फिश है 4/3। तो बस यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बर्ड v भी आपको निकलेगा। तो बच्चों ये जो है ये बन जाएगा 9 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल VB प्लस 3/4, राइट। तो इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 9/4 माइनस 3/4, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड, यानी वेलोसिटी ऑफ बर्ड आएगा बच्चों 6/4, है ना, यानी 3/2, यानी 1.5। सो 1.5 मीटर पर सेकेंड is the actual velocity of the bird, 1.5 meter per second, option number second. Two lenses of power 5D are mounted at same distance apart, at some distance apart. The combination will behave like a diverging lens if distance between them is, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो लेंसेज हैं, ये एक लेंस, ये दूसरा लेंस, इसका भी पावर दिया है 5 डायोप्टर, इसका भी पावर दे रखा है 5 डायोप्टर के बराबर, ठीक है। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस मान लो d है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये डिस्टेंस हम कितनी रखेंगे, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए ताकि ओवरऑल बिहेव करेगा डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, इट बिहेव्स लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस। तो सबसे पहले मुझे पता है इसका टोटल पावर कितना आएगा, टोटल पावर जो आएगा दैट इज P1 प्लस P2 माइनस dP1 P2 के बराबर, है ना। सो दिस इज द टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चन क्या रहा है कि हम डिस्टेंस क्या रखेंगे ताकि ओवरऑल बिहेव करेगा डाइवर्जिंग। ये कब बिहेव करेगा डाइवर्जिंग, जब टोटल पावर नेगेटिव आएगा, और टोटल पावर नेगेटिव कब आएगा, जब ये वाली टर्म इससे ज्यादा होगी, तभी ये लेंस सिस्टम बिहेव करेगा डाइवर्जिंग लेंस, यानी टोटल पावर नेगेटिव आएगा, यानी ये इसके बराबर होगा, यानी dP1 P2 होना चाहिए बड़ा किससे, P1 प्लस P2 से। सो D व्हाट इज द पावर, P1 5, सो 5 इंटू 5 दोनों का पावर सेम है तो 25 आया। सो इट शुड बी ग्रेटर देन 5 प्लस 5 दैट इज 10, यानी D शुड बी ग्रेटर देन 10/25 के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शंस अगर हम देखेंगे, अच्छा ये मीटर में आएगा बिकॉज हमने पावर डायोप्टर्स में लिया हुआ था। सो D होना चाहिए ग्रेटर देन, अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, सो 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 25, सो 25 1 25 4 यानी D होना चाहिए 40 सेंटीमीटर से ज्यादा, यानी D शुड बी, कौन सा ऑप्शन आएगा, ग्रेटर देन 40 सेंटीमीटर, यानी पहला ही ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम, जब लाइट जाती है डेंसर से रेयर मीडियम की ओर, यानी जब लाइट जाती है वाटर टू एयर। 44 फिगर शोज अ ग्राफ ऑफ डिविएशन फॉर ए लाइट रे स्ट्राइकिंग द प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। हमें बताना एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा। देखो बच्चों आपने ये पढ़ा हुआ होगा, अगर ये डिविएशन का ग्राफ है तो दो एंगल्स ऑफ इंसिडेंस पे डिविएशन सेम है, अगर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है दूसरा एंगल ऑफ इमर्जेंस होता, आपने ये पढ़ा हुआ होगा। तो बस खेल हो गया खत्म। हम जानते हैं एंगल ऑफ डिविएशन जो है किसके बराबर होता है, I प्लस E माइनस ए। अगर आपने ग्राफ को अच्छे से पढ़ा हुआ हो, अगर एक एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो बस हो गया खत्म। व्हाट इज द डिविएशन, डिविएशन 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 15 डिग्री है, एंगल ऑफ इमर्जेंस आपका 60 है, तो निकला ना एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना आएगा, इट इज 60 और 15 हुआ 75 माइनस 45, सो कितना आएगा, दैट इज 30, है ना। सो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है बच्चों 30 डिग्री आएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 30 डिग्री। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लाइट रे यहां से आ रही है 45 डिग्री एंगल पे, फिर यहां जा रही है, फिर इधर जा रही है। हमें बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास का इस गिलास का क्या होना चाहिए ताकि यहाँ पे TR हो जाए। देखिए बच्चों इससे पहले कि आप ये क्वेश्चन करें, मैं आपको एक शॉर्टकट चीज दिखाना चाहता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। कभी भी जब लाइट मान के चलो ऐसे आ रही हो, मान के चलो बच्चों लाइट इधर से आ रही है ऐसे, फिर इसके बाद ये यहाँ जा रही हो, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है या तो ये लाइट रे ट्रेवल करेगी अलोंग द इंटरफेस, या तो TIR होगा, या तो लाइट उधर जाएगी। तो अगर हम चाहते कि यहाँ TIR हो तो ये वाला एंगल जो है थीटा, मान के चलो ये μ0, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। जहां से लाइट आ रही है ये दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये एंगल होना चाहिए sin थीटा शुड बी लेस और इक्वल टू,
अंडर रूट ऑफ म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू 2 स्क्वायर, म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट। सो दिस इज द कंडीशन ताकि यहां टी आई आर हो। सो टी आई आर तभी यहां पे होगा जब साइन थीटा होगा लेस देन दिस, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे भी सेम एग्जैक्टली सीन है, ये एंगल है, ये वाला एंगल थीटा दिया है 45 डिग्री, हमें बताना इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, ये भी ईयर है, ये भी ईयर है, ताकि यहां टी आई आर हो जाए। तो बताइए बच्चों क्या आएगी फॉर्मूला, हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी साइन थीटा, थीटा कितना है 45, साइन थीटा शुड बी लेस और इक्वल अंडर रूट ऑफ, ठीक है, पहले ये म्यू नॉट, ये म्यू 1, ये म्यू 2। सो साइन थीटा इज अंडर रूट ऑफ म्यू 1 स्क्वायर, यानी ये म्यू है म्यू स्क्वायर, माइनस म्यू 2 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट तो 1 ही है। सो साइन 45 आपका आएगा 1 बाई रूट 2। सो इट शुड बी लेस और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। सो रूट खत्म हो जाएगा, यानी 1/2 शुड बी लेस और इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो 1 इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 3/2। सो 3/2 शुड बी लेस और इक्वल टू म्यू स्क्वायर, सो म्यू शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू रूट 3/2, ठीक है। अब इक्वल टू भी होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं म्यू जो है इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2। सो रूट 3/2 यानी सेकंड ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है। ये मैंने इसलिए दिखा बिकॉज ये आपको बहुत सारे सवालों में मदद देगा, ठीक है। ऐसे कोई भी सवाल आप कर सकते हैं इससे, बस ये कंडीशन याद रखनी है। तो चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज़।